सर, हाँ बोलो बच्चे। एक क्वेश्चन पूछना है। यशिका, क्लास के एंड में डिस्कशन कर लें, अभी पहले रिवीजन। ओके हाँ, सर। क्लास के एंड में जो भी पूछना चाहे किसी को इंडिविजुअली तो वो पूछेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी आज का टॉपिक चलाते हैं, इंडियन इको। भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन मैंने पीछे कराई थी, बीसीसी ऐप में अवेलेबल है, रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। इंडियन इको सामने चल रहा है, पहला चैप्टर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस सबने याद करा है। अब हम डिटेल में जो चैप्टर कराते वक्त सारा रिवाइज करते थे वो नहीं करेंगे, वो सबने कर ही लिया होगा, अब तो कल ही पेपर है। सब रिवाइज करके बैठे हुए हैं, टॉपिक सबका तैयार है, प्रैक्टिस पेपर भी कर लिया आप लोगों ने, तो बस थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कशन का काम। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में तो हिंदुस्तान में पहली बार अंग्रेज कब आए? 1757 में। बैटल बता दो कौन सी थी? बैटल, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ से हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू करा था, और यूरोप से 4 कंट्रियां आई थी। सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, उसके बाद कौन आया था, कोई बता सकता है? डच आए थे, फिर फ्रांसीसीज, और आखिरी में अंग्रेज। और बैटल ऑफ प्लासी से हिंदुस्तान में कब्जे का खेल शुरू हो गया। बताया था हमने, सिराजुद्दौला को हराया था, बंगाल के नवाब। क्वेश्चन पर आते हैं, विच 200 साल तक हिंदुस्तान में कब्जा रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्ट फॉल्स इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? बोलो जी। बिल्कुल ठीक है, इंडिया को बिल्कुल सेल्फ ठीक है, जल्दी सफिशिएंट। जल्दी चलते जाएं। हिंदुस्तान आज़ादी से पहले 85% पॉपुलेशन कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। आज़ादी के बाद की बात करें तो आज भी 2/3 पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेट 66% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू रूरल एरिया एंड इंडल्ज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। आज़ादी से पहले हिंदुस्तान वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल। तो चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कंटेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर? हमने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करी थी, जल्दी बताओ फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं करा, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। चलते हैं आगे, नंबर 3। सर ऑप्शन बुरे नहीं दिख रहे। अच्छा जल्दी जल्दी देख लें भैया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था, आपने पढ़ा है, जिसका इफेक्ट पड़ा था अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ी, और हम लोग बाउंड टू परचेज फिनिश गुड्स मेड बाय द ब्रिटिशर्स। तीसरी बात में लिखा है पब्लिक सेक्टर का लिमिटेड रोल था, कुछ ही एरिया उन्होंने डेवलप करे जिसमें मेजर टारगेट उनका ड्रेन ऑफ वेल्थ था। वो अलग बात है, हिंदुस्तान का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो गया उसके चलते। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रमोटेड द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, मालूम है आपको? पहले तो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी, गुड्स प्रोड्यूस ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन। यहाँ अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस करा था कैश क्रॉप, जूट, शुगर, कॉटन एक्सेट्रा, ये एग्जांपल्स ऑफ कैश क्रॉप। चलते हैं आगे, नंबर 3 बोलते चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड? इंडियन फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस सी। हम लोगों ने याद करा, हम लोग एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, बिल्कुल ठीक है। अरे फॉल्स बताना है। इंपोर्टर सी ऑफ पार्ट। फिनिश गुड्स, बिल्कुल ठीक सी। है। और फिर हमने याद करा था मोर देन ऑप्शन 50% सी। ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड किससे रिलेटेड था? ब्रिटेन से। ब्रिटेन मोर से। देन 50%, यहाँ 25%, यही वाली बात गलत है। और बच्चों मोर देन 50% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड बिलोंग्स टू ब्रिटेन। बाकी किस देशों के साथ था? पर्शिया का नाम चाइना, श्रीलंका। पर्शिया का पर्शिया, दूसरा नाम साइलोन बताओ। और पर्शिया का ईरान, श्रीलंका और चाइना। सीलोन। चाइना। बढ़िया। और एक और बात याद करी थी, देर देर वाज ए ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, जिसको अंग्रेजों ने अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करा था। चलते हैं आगे। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड सबने याद कर 1920। लिया, 1920। 1921। यहाँ पर आपको बात करनी है हिंदुस्तान में पहला पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ? 1881। 1881। दूसरी बात 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यहाँ पर हम माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की बात करी थी, जिससे हम फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में अपने आप को कन्वर्ट कर गए थे। 1921 से पहले बर्थ रेट डेथ रेट बहुत ज्यादा, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीनाइजेशन डेथ रेट कंट्रोल हो गई, बर्थ रेट उसी रफ्तार से, और यहाँ शुरू हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आफ्टर 1921। कंटिन्यू। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, जल्दी से हाई लिटरेसी रेट। हाई लिटरेसी रेट। भैया। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम था, बहुत कम था। कितना, कोई बता सकता है? 16%। 16%। 16%। फीमेल का जल्दी से बताओ कितना था? 7%। 7%। तो यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम था, हाई लिटरेसी रेट नहीं था। और अगर मैं आज की चर्चा करूं किताबों में, चैप्टर 74%। 74% लिटरेसी रेट। और आज लिटरेसी रेट किसे बोलते हैं? पढ़ना लिखना सीखो और धूप से लड़ने वालों। तो जिनको पढ़ना लिखना आ गया वो लिटरेसी रेट का पार्ट है, 74%। भैया एक बच्चे का आज भी 44 मैसेज आया years। था,
वो बच्चा कह रहा है भैया लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना किताबों के अंदर तो 32 साल लिखी है, आपने 44 साल बता दी, कौन सी टिक करनी है? मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, 32 ईयर्स 44 पुराना लिखी एडिशन है, 44 साल नया एडिशन है। सबको क्लियर? 44 ईयर्स। और अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज की बात करूं तो उसमें कौन सा 68। लोगे आप? 65। अगर यहाँ 65 की जगह 69 आ जाए तो फिर वो आएगा। आइडेंटिफाई द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। बोलते चलो जी, पॉजिटिव All of them. All of the above. बिल्कुल जी। सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप, बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। ये जितने भी यूपीएससी के एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज के, वो सारे अंग्रेजों ने ही डेवलप करे थे, आज तक चल रहा है खेल। आइडेंटिफाई द मॉडर्न इंडस्ट्री विच वाज इन ऑपरेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जल्दी बताना है जी, मॉडर्न इंडस्ट्री All of the above. All of the above. All of the above. ऑपरेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जूट, शुगर एंड आयरन। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे पहले टाटा ने लगाया था 1904 में भारत में। शुगर, जूट तो मोस्ट कॉमन है, मालूम ही आपको। द मेन रीजन फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जमींदारी। जमींदारी से जमींदारी सिस्टम का एक और नाम याद कर रहा था, पेपर वाला नाम बदल देगा, लैंड सेटलमेंट Land सिस्टम। settlement. अब देखो चीजें तो सारी प्रॉब्लम वाली है, आंसर ये चारों ही है, बट एग्जैक्ट आंसर यहाँ जो मोस्ट रिलायबल आंसर है वो जमींदारी सिस्टम है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। विच इंडस्ट्री सफर्ड हैविली ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल। कौन सी? तो भैया पार्टीशन ऑफ बंगाल था, वो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, कोई बता सकता है पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1900 भंग कब हुआ भैया पार्टीशन ऑफ बंगाल? 1905 में लॉर्ड कर्जन, गवर्नर जनरल इन वायसराय ऑफ इंडिया, जिन्होंने बंगाल का पार्टीशन, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और हिंदुस्तान जो वेस्ट बंगाल था वहां क्या चला गया बच्चों? जूट इंडस्ट्री। अरे वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान में शामिल हो गया देश की आज़ादी के बाद, और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया। तो वहां पर सारा रॉ मटेरियल था, जिसकी वजह से हमारी जूट इंडस्ट्री सफर कर रही थी, क्योंकि जूट इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल ही नहीं मिला। आगे चलते हुए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एज ए फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, जल्दी बोलो जी, फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। कौन सा आंसर टिक करना है? A. A. बी। चलते आगे। नेम द प्राइमरी आइटम ऑफ इंपोर्ट मेड बाय इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखाना। लास्ट क्वेश्चन दिखाया है जी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ब्रिटिश रूलर्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करा एज ए फीडर इकोनॉमी। अच्छा इसमें अच्छा, एक बी आंसर premium- तो है ही नहीं, हे सर भगवान। इसमें ये होगा ना। हाँ, ए। ए आंसर है भैया, फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। आंसर ए है जी। मान्य, आप बोलो, नेम द प्राइमरी आइटम ऑफ इंपोर्ट मेड बाय इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कॉटन। इंपोर्ट मेड बाय इंडिया। अरे ये एक्चुअली में गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, यहाँ ना चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन। एक्सपोर्ट मेड बाय इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कैपिटल कैपिटल गुड्स। अरे मैंने चेंज करा, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्राइमरी आइटम ऑफ एक्सपोर्ट मेड बाय इंडिया। रॉ सिल्क। रॉ सिल्क भी हम एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन भी करते थे, शुगर भी सर करते थे। सबसे कॉटन और रॉ सिल्क दोनों ही था। अब ज्यादा देखो, अब इंग्लिश वाला क्वेश्चन नहीं है ये। जैसे इंग्लिश में 3-3 आंसर है, यहाँ भी 3-3 आंसर है। एक्सपोर्ट में कैपिटल गुड्स तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा? इन तीनों में से कोई एक लिखना है, कौन सा Cotton. लिखोगे? कॉटन। अब ये ध्यान रखना है, 3 आंसर चल रहे हैं, मोस्ट सुटेबल कॉटन है यहाँ। और अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं तो कैपिटल गुड्स आएगा। ये क्लियर हो गया सर सबको? कॉटन और जूट दोनों थे ना। अब यहाँ ऑप्शन में तो एक ही सेलेक्ट करना है ना बच्चे, बात ठीक है। मतलब अगर जूट होता कॉटन की जगह तो जूट करते ना। हाँ, कॉटन भी है, रॉ सिल्क भी है, लेकिन मोस्ट सुटेबल कॉटन है। सबसे ज्यादा हम रॉ मटेरियल कॉटन का अंग्रेजों को देते थे, और वो फैक्ट्रियों में तैयार करके कॉटन क्लोथ्स को हिंदुस्तान में बेचते थे। चलते हैं जी आगे। विच इंडस्ट्री ruined after the during the British rule? बोलो जी। Handicraft. Handicraft industry. India's first official census ऑप्शन सी 1881. 1881. India's growth in real GDP Less than 2%. less than 2%. When did the British introduce the railway? जल्दी बोलो जी। 1800 1850 1850. During the British rule, more than 0.5% of India's foreign trade was restricted to, ब्रिटेन और बाकी किसके साथ? चाइना, श्रीलंका एंड पर्शिया। बोले तो ईरान। The main reason of stagnation of agriculture sector during the British rule. लैंड सेटलमेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देखो नाम बदल के आ रहे हैं क्वेश्चन। एक्सपोर्ट सरप्लस हमने याद करा था, अंग्रेजों के जमाने में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उसका यूज क्या करा? नंबर 1, All of इंपोर्ट the इनविजिबल आइटम्स। All of the नंबर 2, above. टू मेक द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड
ऑफिसेज सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन वॉर? आंसर क्या है? ऑल द अबव. Which industry received the major setback during the colonial rule? Handicraft. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. उसका इफेक्ट क्या पड़ा था? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी थी. डिपेंडेंस ऑन फिनिश गुड्स, इंपोर्टेड, अंग्रेजों के द्वारा जो तैयार माल था उसको खरीदने के लिए बाउंड हो गए थे. जूट इंडस्ट्री सफर्ड हेवीली ड्यू टू Lack Lack of of लैक ऑफ रॉ मटेरियल. बढ़िया बात. विच इंडस्ट्री वाज एडवर्सली इफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? jute. जूट इंडस्ट्री. अब देखो कॉन्फिडेंस है तो कंफ्यूजन नहीं आएगी. टॉपिक की तैयारी कर रखी है. मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल Agriculture. कल्चर. एग्रीकल्चर. आगे चलेंगे जी. स्वेज कैनाल मुझे ईयर बता दो कब बनी थी? 1869. 1869. बढ़िया. अरे तैयारी बढ़िया. 1869. अरे शॉर्टेस्ट सी रूट था. 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस 12,000 किलोमीटर पे हो गया था. इंडिया एंड ट्रेड किसका बढ़ रहा है? इंडिया एंड Britain. ब्रिटेन. कॉस्ट कम आ रही है. आज भी यूज करते हैं. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोले तो Option A. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग द वेरियस सेक्टर्स. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर बोले तो एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी बोले तो मैन मेड मटेरियल इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर बोले तो सर्विस सेक्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स? बोलो जी. इंडस्ट्रियल सेक्टर में गलत क्या है इसमें चार में से? Option B. E. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी कैपिटल गुड्स को प्रमोट नहीं करा. यही गलत है. सर हाँ. इसमें सी भी तो गलत होगा. सी में पब्लिक सेक्टर प्ले सिग्निफिकेंट रोल. अरे क्वेश्चन दोबारा आ रहा है. पब्लिक सेक्टर को तो अंग्रेजों ने डेवलप करा. सड़कें बनाई, शिप इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करा. कुछ हद तक तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करा पब्लिक सेक्टर के माध्यम से. क्लियर है? पब्लिक सेक्टर का मतलब जहां सरकार का कब्जा है. सरकारें बना रही है सारा. सड़कों का काम, रेलवे इंट्रोड्यूस कर रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा है. क्लियर है बच्चे? यस सर. 1921. 19. हाँ जी. ट्रू स्टेटमेंट बतानी है. डेमोग्राफिक कंडीशन. डेमोग्राफिक बोले तो पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ चार बातें लिखी है. कौन सी सही है बता दो? A. ए. हाई बर्थ रेट. बिल्कुल ठीक है. बाकी तीनों गलत है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था. कितना था कोई बता सकता है? 218. 216%. 180. डेथ रेट कितनी थी कोई बता सकता है? 40%. और लिटरेसी रेट बहुत कम थी 16%. ये सबने याद कर लिया है. डाटा याद है सबको. एमसीक्यू में पूछ सकता है. अगला 1920. 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड किससे था? ब्रिटेन से. British. ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना परसेंट था? 16%. 16%. वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या था? Import of finished Import goods. of Import of finished finished goods from the Britishers. The foundation of British Empire in India. Battle of Plassey. Year बता दो. 1857. 1757. 1850. नहीं. 1757. 1757. During the British rule, India become बोलो जी Exporter. exporter of primary goods and importer of Importer of finished goods. Suez Canal की कंस्ट्रक्शन कब पूरी थी? 1869. 1869. जिससे डिस्टेंस कम हो गया था ब्रिटेन और इंडिया के बीच में ट्रेड करने का. आज भी यूज होता है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो गई. 20,000 किलोमीटर से घट के 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस. सेक्टर कंट्री बोलो जी अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स. Agriculture. एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. इंडस्ट्री सफर्ड मोस्ट अंडर द ब्रिटिश रूल. कौन सी इंडस्ट्री? Jute. जूट या हैंडीक्राफ्ट? Handicraft. हैंडीक्राफ्ट. Sure. गड़बड़ मत करना भैया. पीछे छुपा हुआ. चैप्टर चेंज हो गया. इंडियन डेवलपमेंट फ्रॉम 1950 टू 1990. आजादी के बाद चैप्टर 2 1950 से 1990 तक हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट कैसी रही, क्या क्या सिस्टम हमने फॉलो करे. सबसे पहले हमने 5 ईयर प्लान की बात करी थी. 5 ईयर प्लान के लिए हमने एक कमीशन बनाया जिसका नाम प्लानिंग कमीशन. आर्किटेक्ट आपको याद करा दिया. कौन बताएगा आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन? PC Mahalanobis. Mahalanobis. पीसी मेहलनोबिस या प्रसन्नता चंद्रा मेहलनोबिस. चेयरमैन कौन होते हैं प्लानिंग कमीशन के? Prime Minister. उस Prime वक्त के Minister. प्राइम मिनिस्टर. पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने का था. सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने का था. टोटल कितने 5 ईयर प्लान हो गए बच्चों? 12. 12. और उसके बाद नीति आयोग बना चुके हैं. वो पूछ सकता है नया नाम 5 ईयर प्लान का नीति आयोग. तो चलते हैं. कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स आर All of these. All of the above. all of the above. Which of the following is not the feature of socialist economy? Government role is तो important. हिंदुस्तान स्टेगनेंट इकोनॉमी था, बैकवर्ड इकोनॉमी था. तो हम लोगों ने अपने आप को क्या फॉलो करा? मिक्स्ड इकोनॉमी, मोर Sir, B. टिल्टेड टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सोशलिस्ट. तब भी हो. तो आंसर क्या Not लिखा रहा? मैंने देखा नहीं था. Which of the following is not the feature? गलत बताना है जी. B.
सोशलिस्ट इकोनॉमी हमने बचपन में याद करा था, बेस्ड ऑन सोशल वेलफेयर। यहाँ प्रॉफिट का टारगेट नहीं होता, यही गलत है। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी होती है, सरकार फैसला करती है प्लानिंग कमीशन के माध्यम से क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। चलते हैं, इकोनॉमी इन विच सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमम। सिर्फ सोशलिस्ट में वेलफेयर मैक्सिमम होता है। ये फीचर चल रहे हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अडॉप्टेड इन हिंदुस्तान ने कौन सा पाथ सेलेक्ट करा था आफ्टर आजादी? मिक्स्ड इकोनॉमी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द सोशलिज्म। वो अलग बात है, आफ्टर एलपीजी पॉलिसी इन 1991 हम सोशलिज्म की जगह कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 1950। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन होता है हमारे देश के? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री। पहला 5 ईयर प्लान 1951 to 56। तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन रहे? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। 5 ईयर प्लान हु यूज्ड? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। 5 years. व्हाट वाज? हाँ, 5 5 ईयर प्लान का टेन्योर 5 साल होता है। नीति आयोग का कौन बताएगा? 15 साल। 15 साल। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ? 1951, 1 अप्रैल से 1956 तक था, और इसका टारगेट था एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करना। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। बोलो जी, गलत वाला कौन सा है? सी। Option C. प्राइवेट सेक्टर गिवन द इंपॉर्टेंट, यही गड़बड़ है। ये तो एलपीजी पॉलिसी में हुआ है प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने का काम। उससे पहले तो देश की आजादी के बाद प्राइवेट सेक्टर में पैसा ही नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में सरकार ने इनिशिएशन लिया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आपने याद करी है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। तो सरकार ने जिम्मेदारी ली, राउरकेला, भिलाई, दुर्गपुर सब प्लांट्स लगाए। प्राइवेट सेक्टर में तो लाइसेंसिंग इंट्रोड्यूस करी थी, उन्हें कंट्रोल करने का काम रखा। नंबर 2, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग Mel Nobis. प्रसन्नता चंद्रा महल नोबिस। प्लानिंग कमीशन सेटअप इन 1950। First 5 एग्रीकल्चर First 5 year plan. First 5 year plan. फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन एरिया क्या था? टॉप प्रायोरिटी एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करना। मेरा क्वेश्चन है, सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन टारगेट क्या था? इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करना। तभी तो इंट्रोड्यूस करा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी आईपीआर 1956, इन विच 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रीज वाज गिवन द टॉप प्रायोरिटी। Second. सेकेंड 5 ईयर प्लान, not the strategy of economic planning during the 5 year plan. लिबरलाइजेशन तो 1991 में आ रहा है, एलपीजी पॉलिसी। तो ये 5 ईयर प्लान का टारगेट नहीं था। सेल्फ रिलायंस रहा टारगेट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बैलेंस ग्रोथ। मेन रीजन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बोलो जी। लैंड। HYV sheet. भैया अब देखो, यही गड़बड़ है। आप अभी इंग्लिश की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी आंसर एक से ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाई यील्डिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ये है इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो ये गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स है। पुष्टि क्लियर है? लैंड रिफॉर्म्स भी था, पेस्टिसाइड्स को यूज करने की। हाँ लैंड रिफॉर्म्स की बच्चे, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेजर टारगेट क्या था? कि अरे आपने मीनिंग याद करा है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग रिवाइज करो ना अपने मन में। यूटिलाइजेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो हम लोग बीजों को, पुराने जो ओल्ड टेक्नोलॉजिकल जो बीज थे, प्रोडक्शन कम होती थी, फसल ज्यादा खराब होती थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बोले तो इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, तो उसी को तो ठीक करा जा रहा है यहाँ पर। हालांकि उसके साथ साथ लैंड रिफॉर्म्स भी आए, पेस्टिसाइड का यूज, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज, सब्सिडी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ आंसर चारों ठीक है, लेकिन मोस्ट सुटेबल हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। क्लियर है बच्चों? यस सर। 1966 to 1969 5 ईयर प्लान चला ही नहीं था, No 5 plan. सालों तक No ब्रेक हो plan. गया था। यहाँ पर मैंने बात बताई थी, हिंदुस्तान फाइनेंशियल इमरजेंसी आई थी, वॉर में इंडल्ज हो गया था। तो यहाँ पर 3 एक साल के प्लान चले थे, जिसे बोलते हैं 3 एनुअल प्लान। 1966 to 1969 Which of the following was not the objective of economic plan? बताएं जी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना इसका टारगेट है। नेशनल इनकम को बूस्ट करना इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम से आपने पढ़ा है। सोशल जस्टिस हमेशा टारगेट रहा है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इसका टारगेट नहीं है। रेफर द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ए कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बोलो जी। कंपोजिशन।
भैया हम किन मुल्कों से चीजें खरीदेंगे और किन मुल्कों को चीजें बेचेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात कर रहा हूं। इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। क्या क्या सर इसमें तो वस्तुएं, गुड्स के टाइप्स। नहीं अभी मैं बात पूरी बोल रहा था, क्या क्या सर, ये चीजें, फिर से बता दो। दोबारा बोलूंगा। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब होता है हम किन कंट्रियों में अपनी गुड्स को बेचेंगे और किन कंट्रियों से खरीदेंगे। तो उन कंट्रियों का नाम जिससे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। किन वस्तुओं को हम एक्सपोर्ट करेंगे और किन वस्तुओं को हम इंपोर्ट करेंगे अपने देश में, इस बात को समझना समझाना कहलाता है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। ये क्लियर हो गया जी? यस सर। हिंदुस्तान से किन वस्तुओं का एक्सपोर्ट होगा इंपोर्ट होगा, इस बात को समझना समझाना कंपोजिशन। किन कंट्रियों से हम इंपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे, इसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पर हो रहा है कौन सी गुड्स हम देश में खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, ये कंपोजिशन ऑफ ट्रेड है। लेकिन वो कंट्रियों की बात कर लेता, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, मोर देन 50% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड किससे रिलेटेड था? ब्रिटेन से, और रेस्ट वॉज चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की बात हो रही है। और फिर हम बात करें, हम अंग्रेजों के जमाने में कच्चा माल एक्सपोर्ट करते थे और तैयार माल वहां का इंपोर्ट करते थे। तो ये क्या है? ये कंपोजिशन ऑफ गुड्स है। वापस आ जाओ। नॉट द फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। सी पार्ट। Option C part. भैया ये 1991 की बात नहीं हो। देखो अब यहाँ कुछ बच्चों की कंफ्यूजन ये रहेगी कि ये क्वेश्चन उन्हें लगेगा एलपीजी का है, चैप्टर 3 का है। वो कह रहा है टिल 1991 तक, यानी 1950 से 1990 तक इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी? रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, हमने उस पर ज्यादा रिलाई करा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का टारगेट था, सेल्फ रिलायंस को मोटिवेट कर रखा था। 91 में हमने फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा है। उससे पहले तो हमने पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी लगा रखा है। तो यही गलत है, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। अरे फेरा की फुल फॉर्म बता दो, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है। और इसको बाद में कन्वर्ट करके क्या करा, नाम बताओ? फेमा। फेमा। वापस आ रहे हैं जी। इंडिया 5-year plan was launched in the year of 51। 1951. 51 was engaged in the formation of 5-year plan in India। किसने? Planning Commission. प्लानिंग कमीशन। आर्किटेक्ट पीसी मेलनोबिस, चेयरमैन उस वक्त के प्रधानमंत्री, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। इकोनॉमिक वाज अडॉप्टेड इंडिया, कौन सा? मिक्स्ड इकोनॉमी का पाथ सेलेक्ट करा, मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द सोशलिस्ट इकोनॉमी। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5-year plan was, बोलो जी। मॉडर्नाइजेशन। अब यहाँ अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इसीलिए मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, जबकि सेल्फ रिलायंस भी टारगेट था। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज वन ऑफ द फेलियर। हमारे 5-year plan सारे के सारे फेल हुए, जितना टारगेट रखा गया उतना अचीव नहीं कर पाए। कारण, उनमें से एक मेजर कारण इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन बोले तो टेंडेंसी ऑफ प्राइस राइज। द पीरियड ऑफ सेकंड 5-year plan was 56 to 61 based on IPR इंट्रोड्यूस करा 1956। कन्वर्जन ऑफ स्कैटर्ड पीस ऑफ लैंड, अरे छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ी जमीन और फिर उसमें खेती करी जाए, इसे क्या बोला गया? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। बढ़िया। अंडर विच फार्मिंग फार्मर्स वॉलंटरली पूल देयर रिसोर्सेज? Cooperative. कोऑपरेटिव फार्मिंग को बोलते हैं। गुजरात में तो मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी है मूंगफली के मामले में। ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में कब आया? 1967. 67 to 68। इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अरे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन याद कर रखा है, एमएस स्वामीनाथन। MS Swaminathan. बताओ, रेफर्स टू सपोर्ट इन द फार्म आउटपुट ड्यूरिंग मिड 16 एज a result of Green substantial revolution. rise in Green crop। revolution। ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड। मिलकर सीड्स दैट आर, बोलो जी, सीड्स व्हिच लीड्स टू रिवोल्यूशनरी राइज। HI. High yielding variety of seeds. Public sector enterprises are driven largely by consideration of Social welfare. social welfare। Second 5-year plan का target Industrial. industrial development था। Through the system of, बोलते चलो जी, licensing। लाइसेंसिंग। हमने आजादी के बाद लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस करा प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। अगला आंसर बोलो, स्ट्रेटेजी टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज। Import substitution. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का टारगेट रखा। लैंड रिफॉर्म्स रिजल्टेड द अबॉलिशन ऑफ Zamindari. System. जमींदारी सिस्टम इन द नेम ऑफ सेल्फ रिलायंस। Self-reliance. सेल्फ रिलायंस। इंडियन प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन, इंडियन प्रोड्यूसर्स वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द फॉरेन कंपटीशन। सेल्फ रिलायंस का टारगेट रखा था और उसके लिए हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस एंड टैरिफ बैरियर्स लगाए थे। चैप्टर 2 में पढ़ा है आपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। क्यूआर की फुल फॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। टैरिफ बैरियर का मतलब इंपोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स।
सेल्फ रिलायंस को अचीव किया जा सके। ये चैप्टर 3 की बात हो रही है बच्चों। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आफ्टर 1991। यस बच्चे, कोटा। अरे कोटा को ही तो बोल रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव, एक बच्चा पूछ रहा है ऑफलाइन क्लास में, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? हम लोग फॉरेन कंट्री से जो चीजें खरीद रहे हैं उस पर बाउंडेशन लगा दी कि ये वस्तु बाहर से लाओगे तो एक से ज्यादा नहीं खरीद सकते, एक से ज्यादा। फॉर एग्जांपल आज भी कोटा लगा हुआ है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन गोल्ड के ऊपर कि फीमेल 40 ग्राम से ज्यादा नहीं खरीद के ला सकती, मेल 20 ग्राम से ज्यादा खरीद के नहीं ला सकता। अगर इससे ज्यादा खरीदोगे तो टैरिफ बैरियर्स लगेंगे, आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे। क्लियर? सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए बाहर से चीजें ज्यादा ना आए। हिंदुस्तान डिपेंडेंट था ना अंग्रेजों के साथ, मोर देन 50% फॉरेन ट्रेड, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या लगा दिया? कोटा, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, कि ये चीजें खरीदोगे तो इससे ज्यादा नहीं खरीद पाओगे बाहर से। और हिंदुस्तान के इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या लगा दिया? बाहर की चीजों को महंगा करने के लिए टैरिफ बैरियर्स लगा दिए। और फिर हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम, नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, फिर उन सबको बूस्ट करने की बात करी, सब्सिडीज को इंट्रोड्यूस करा, ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके आए, और 1991 में अब एलपीजी आ रहा है। चलो जी आगे, चैप्टर 3 पर आ गए। 1991 ऑनवर्ड्स एलपीजी। When were the economic reforms introduced in India? तारीख चाहिए बच्चों, 24 जुलाई 1991। वर्ल्ड बैंक से कर्जा मांगा था, बहुत सारे क्राइसिस हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस करे, जिसके चलते वो कर्जा मांगा और वर्ल्ड बैंक ने हमें एलपीजी पॉलिसी अनाउंस करने के लिए बाउंड कर दिया। 24 जुलाई 1991 एलपीजी अनाउंस बाय इंडियन गवर्नमेंट। व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट? बोलो जी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। What was the compelling factor behind the introduction of economic reforms? Conditions imposed by World Conditions imposed by World Imposed by the World Bank. World Bank का नाम बताओ। IBRD, IBRD की full form बोलो। International Bank for Reconstruction IMF and की full Development. form International Monetary Fund। IBRD दोबारा बोल देता हूँ, International Bank for Reconstruction and Development। Concept which is related to integrating of economy with the other economies। तो हिंदुस्तान का बेस उस दुनिया में जाए, उस दुनिया का बेस यहाँ पर आए, known as globalization। Globalization। Name the concept related to relaxation of government rules, restrictions and control। Liberalization। सरकारी रूल्स को रिलैक्स किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने का काम किया जा रहा है, लिबरलाइजेशन। Name the concept which is related to opening a large part of economy for the private sector। इसे क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। एग्जाम्पल याद करा था डिसइन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल याद करा था डीनेशनलाइजेशन। Which of the following is not the part of economic reforms? Self reliance। Which concept is related to disposal of equity of public sector units? Disinvestment। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के इक्विटी शेयर्स को बेच दो, इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। टोटल सेल ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बढ़िया, याद आ रहा है। कुछ शेयर्स बेच दो जिससे मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर में चली जाए, डिसइन्वेस्टमेंट। टोटल शेयर बेच दे सरकार, तो इसे बोलते हैं डीनेशनलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ लिबरलाइजेशन? टैक्स रिफॉर्म्स उसमें थे, डिसइन्वेस्टमेंट। यस। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे। डिसइन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? जल्दी बताओ। प्राइवेटाइजेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ प्राइवेटाइजेशन? Import liberalization. Import liberalization। इम्पोज लिबरलाइजेशन। इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन ये किसका पार्ट है? ये लिबरलाइजेशन का। आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, बिल्कुल बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ इंडिया? आउटसोर्सिंग फॉर इंडिया, बोलो जी। All of the above। बिल्कुल, all of the above। Eradication of poverty, exchange of technical knowledge and employment। Which of the following is exclusively reserved for public sector? Atomic sector। Atomic energy। Which of the following is not the merit of privatization? Social welfare। Social welfare। Target profit motive होता है, एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का काम। भैया एमआरटीपी की फुल फॉर्म याद करिए। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ दत्त कमेटी। इसको बाद में कन्वर्ट करके किसमें बदल दिया हमने? कंपटीशन एक्ट 2002। सर। हाँ बोलो जी। सर एक बार एमआरटीपी समझा दो क्या होता है? एमआरटीपी हिंदुस्तान में
प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कहा आज़ादी के बाद 1951 ऑनवर्ड्स हर वो कंपनी जो उस जमाने में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करती है उसकी प्राइस को कंट्रोल करेगी सरकार। सरकार से प्राइस को मैनेज कराया जाएगा अपनी मर्जी से। ये बड़े बड़े मोनोपोलिस्ट जो मर्जी दाम निर्धारित करके जितना मर्जी नहीं कमाएंगे, तो उसके लिए सरकार ने कानून पास कर दिया 1969 में MRTP एक्ट, जो सिर्फ मोनोपोलिस्टों के ऊपर लागू था और वो अपनी मर्जी से जो मर्जी दाम नहीं बढ़ा सकते थे। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, एग्जांपल लिया मैंने सीमेंट इंडस्ट्री, तो उसको कंट्रोल करने का काम था। ये जो रेगुलेशन ऑफ प्राइस है इसको सरकार ने डीरेगुलेट कर दिया थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। और अगर मैं आज की बात करूं तो इस पेंडेमिक में सरकार ने अपने जीएसटी चल रहा है, जीएसटी को बढ़ाने के लिए ये सारे मोनोपोलिस्टों को बोल दिया जितना मर्जी प्रोडक्शन करो, जिस मर्जी दाम में बेचो, बस तुम्हारा प्रोडक्शन बूस्ट होना चाहिए, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा आना चाहिए। और देखो हर महीने इस पेंडेमिक में सरकार की कलेक्शन जीएसटी की बढ़ रही है, क्योंकि सरकार कंपटीशन एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है और वो डीरेगुलेट कर चुकी है प्राइसेस को। तभी तो कंपनियां दाम बढ़ाई जा रही हैं और कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है उनको। चलते हैं आगे। Which of the following was the reason for introduction of economic reforms in India? All of them. Inflation, huge deficit, mountain fiscal deficit, सारे ही आंसर थे। All of यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, बहुत सारी बातें बताई थी, गल्फ वॉर हुई थी। Which of the following reforms were introduced by the Indian government under the liberalization? All of them. all of the above. सारे पढ़े आपने, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड टैक्स रिफॉर्म्स। Which of the following is not the tax reforms? भैया टैक्स रिफॉर्म पे Devaluation हमारा of पहला rupees. टारगेट था डायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस करना। ईयर बाय ईयर यही चल रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में नए नए रिफॉर्म्स, पहले मॉडवेट, सैनवेट, वैट, फिर जीएसटी आ गया। जीएसटी कब आया बच्चों? 1 जुलाई 1 जुलाई 2017। 2017। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसेस हो ताकि हर कोई उसमें इजीली पार्टिसिपेट कर सके, सरकार को पे कर सके। तो यहाँ क्या नहीं था? डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। The program of economic reforms in India was 1991. started in 24 July 1991. 3 elements of economic reforms: liberalization, privatization and globalization. अगला बोलो जी। Process of removing the Liberalization. Liberalization. The aim of globalization is to integrate the economy with the world economy. Globalization. अगला बोलो। Process of opening the larger sector of the economy. ये प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट इज द एग्जांपल ऑफ Privatization. Privatization. प्राइवेटाइजेशन। WTO की फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पुराना नाम याद करो गैट, फुल फॉर्म याद करो जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ये WTO यूरुग्वे में डेवलप हुआ था, रीस्ट्रक्चर था गैट का। कब? 1995। पूरा इसका काम क्या है? पूरी दुनिया में ट्रेड को प्रमोट करना। इसके लिए बहुत सारी टर्म्स याद कराई थी, ट्रिप्स, ट्रिम्स वगैरह। हैज बीन इनेक्टेड टू रिप्लेस द MRTP एक्ट। क्या? Competition Act कंपटीशन एक्ट 2002। कौन सी सेल मींस द आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर? या स्ट्रेटेजिक सेल होती है। strategy. नॉन टैरिफ बैरियर्स इंक्लूड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ। टैरिफ बैरियर का मतलब होता है सरकार टैक्स इंपोज करके चीजों को महंगा कर दे जो फॉरेन कंट्री से आ रहा है। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटी को लिमिट फिक्स कर दे कि इससे ज्यादा अपनी खरीदोगे और खरीदोगे तो टैक्स इंपोज हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? कोटास, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन फिर से बता दो। 9 क्वेश्चन में बोल रहा, जब भी सरकार किसी कंपनी को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को बेच रही है तो पहले सरकार एक पॉलिसी बनाती है जिसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सेल। उस पॉलिसी के अंडर में सरकार आजकल इंडियन एयरलाइंस को बेचने की तैयारी कर रही है। तो ये स्ट्रेटेजी, पहले स्ट्रेटेजी बनाई है, स्ट्रेटेजिक सेल है। सरकार को घाटा हो रहा है और सरकार उसके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो सरकार कह रही है प्राइवेटाइज कर देते हैं। ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, सरकार के पास फंड्स आ जाएंगे, तो हर तरह से बेनिफिट्स होगा। क्या ये स्ट्रेटेजिक सेल? आगे चलेंगे जी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। सर तो ऑफर फॉर सेल क्या होती है जिसमें बिडिंग वगैरह ऑफर फॉर होती है? सेल सरकार का तो कोई काम ही नहीं है। अगर कोई भी चीज आप बेचने के लिए तैयार हो प्राइवेट सेक्टर में, इसे बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, बेचने के लिए तैयार हो। ओके सर। हाँ जी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, बोलो जी। Reduce. पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस हो गया है, जबकि 1950 टू 1990 तक पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा था। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एस्पेक्ट ऑफ Privatization. प्राइवेटाइजेशन। रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी इज द एस्पेक्ट ऑफ
ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। भैया फॉरेन कंट्री से चीजें आ रही है, टैक्स हटा रहे हैं, मतलब बैरियर्स खत्म कर रहे हैं, और जब बैरियर्स खत्म हो रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्रांटिंग फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द प्रोड्यूसर इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन। तो अभी मैंने एग्जांपल लिया, सरकार डी कंट्रोल कर देती है, अपना सिस्टम एमआरटीपी का खत्म कर दिया, प्राइवेटाइजेशन को बूस्ट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर के एरिया को बढ़ाने की बात हो रही है। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ पीएसयू टू द प्राइवेट सेक्टर, बोलो जी। प्राइवेटाइजेशन। कंट्रोल ऑफ पब्लिक डेब्ट इज द एलिमेंट ऑफ फिस्कल। भैया सरकार का कर्जा फिस्कल डेफिसिट कहलाता है, फिस्कल रिफॉर्म्स का पार्ट है ये, सरकार मैनेज करेगी। फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कौन प्रमोट करेगा? वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए World Trade WTO या वर्ल्ड बैंक, Organization। बोलो जी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बढ़िया जी। आगे चलेंगे जी, अगले चैप्टर पर आ गए। पॉवर्टी का चैप्टर सबने पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पुअर पीपल? अनएम्प्लॉयमेंट। इन हिंदुस्तान में पॉवर्टी का कैलकुलेशन कौन सा डिपार्टमेंट करता है आजकल? एनएसएसओ। ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन एनएसएसओ करता है, और इसको डाटा को पब्लिश कौन करता है? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। आजादी से पहले पॉवर्टी का डिक्लेरेशन किसने करा था? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू। बेस्ड ऑन मेथड का नाम बता सकते हो? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंडिया। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इस, भैया एब्सोल्यूट पॉवर्टी याद करी थी, दूसरी रिलेटिव पॉवर्टी। रामलाल के पास 100 रुपए, गीता के पास 500 रुपए, तो गीता कंपैरेटिवली अमीर और रामलाल गरीब। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में याद करा था, दो तरीके हैं, एक तो दो मेथड होते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। मिनिमम कैलोरी इनटेक, जिसमें याद करा होगा 2400 कैलोरी से कम अगर मिले खाने को तो गांव वाला गरीब, और शहर में कितना याद कराया था बच्चों? 2100। दूसरा था मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर याद आ रहा होगा, शहर में 1000 रुपए पर मंथ पर पर्सन से कम, और गांव में 816 रुपए पर मंथ पर पर्सन से कम, तो बिलो द पॉवर्टी लाइन। फिलहाल इसका आंसर बताओ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू अनएम्प्लॉयमेंट। गलत है बच्चों, गलत बोल रहे हो आप। डी बी। हाँ जीडीपी, अरे इनकम के ऊपर बेस्ड है ना। नहीं, बी भी गलत है, हे भगवान। डी अरे, डी डी अरे मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखो, डी नजर आ रहा है। अभी तो चर्चा करी है, शहर में रहने वाला 1000 रुपए पर मंथ पर पर्सन से कम खर्च करे, और गांव वाला 816 से कम पर मंथ पर मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को लिखा हुआ है, डमरू आंसर है यहाँ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी लाइन इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी इनटेक। देखो अब यहाँ ऑप्शन में कैलोरी इनटेक है, जबकि दो बातें हैं। दूसरी बात मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू अरे हिंदुस्तान में एजुकेटेड लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रमोट करने के लिए क्या रखा गया? प्रधानमंत्री रोजगार। बढ़िया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सबने याद कर रखा है बच्चों। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में कौन बताएगा कितना कर्जा दिया जा रहा था प्रधानमंत्री के द्वारा? 1 लाख। 1 लाख रुपया। यूथ से रिलेटेड था, अप टू द एज ग्रुप ऑफ। हाँ बोलो जी। सर मैंने कहीं पढ़ा 7 लाख था, नहीं नहीं और नहीं जी, उसमें 1 लाख ऑप्शन भी नहीं था। नहीं नहीं, एक 7 लाख की कोई बात ही नहीं है जी, 1 लाख है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में 1 लाख रुपया प्रोवाइड किया गया, यूथ के लिए था जो एजुकेटेड थे अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स। आगे चलते हैं जी, ये आंसर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग टर्म अप्रोच टू इरेडिकेट द पॉवर्टी? जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ। किसी भी कंट्री का जीडीपी नेशनल इनकम बूस्ट करते हो, ऑटोमेटिकली उस कंट्री की पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। इनकम जनरेशन का मतलब पॉवर्टी को खत्म करना। अरे मनरेगा की फुल फॉर्म बोलो। 100 डेज। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हिंदुस्तान में कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2005। इसमें कौन सा प्रोग्राम मिक्स हुआ था? एनएफएफडब्ल्यू। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। वर्क प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2004, मर्ज हो गया था मनरेगा के नाम से। इसमें किस बात की गारंटी थी? 100 days working. 100 डेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी इन एनी अकाउंटिंग ईयर। चले जी, सेलेक्ट द स्कीम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तारीख ईयर बता दो। 2004। 2000, जल्दी बोलो जी। 2004 अभी रिवीजन कराई है। 4। आगे चलते हैं जी। अंडर विच स्कीम द फेयर प्राइस शॉप्स आर ओपन टू डिस्ट्रीब्यूट essential commodities at cheaper Public price, known as distribution. public distribution system. Who was the first one? दादाभाई नेहरू जी। पॉवर्टी लाइन को अनाउंस करने वाला आदमी सबसे पहला दादाभाई नेहरू जी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। Which of the following has been initiated by government as a wage employment program?
Option C. Both A and B. बोथ ए एंड बी, बिल्कुल ठीक है जी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मोस्ट पुअर? Chronic poor. Chronic भैया poor. आपने बचपन में याद करा पुअर 3 प्रकार के होते हैं. पहला क्रॉनिक पुअर, Chronic. दूसरा ट्रांजिएंट पुअर, तीसरा नॉन पुअर. नॉन. ट्रांजिएंट पुअर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट. ट्रांजिएंट पुअर एक चर्निंग पुअर होता है, दूसरा कौन बताएगा? ओकेजनली पुअर. चर्निंग पुअर, क्रॉनिक पुअर 2 प्रकार के होते हैं. ऑलवेज पुअर, यूजुअली एंड यूजली पुअर. क्या बढ़िया तैयारी है, ये तैयारी होनी चाहिए सबकी. आगे चलते हैं. विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट द डाटा NSS. पॉवर्टी? NSS. डाटा एनएसएस कलेक्ट करता है पॉवर्टी का, और उसका अनाउंसमेंट कौन करता है? Planning Planning Commission. प्लानिंग प्लानिंग कमीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय Prime गवर्नमेंट Minister ऑफ इंडिया? Rozgar. Prime Minister Rozgar Prime Yoजना. Minister Rozgar Yoजना. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. सभी को मालूम है, 1 लाख की बात हमने बताई. यूथ के फिर लिए था. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या है ये बता दो. है जी. नेशनल कौन सा कह रहे हो जी? ऑप्शन बी नेशनल बात. सोशल असिस्टेंस नेशनल प्रोग्राम. सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट इन विच ईयर? कौन बताएगा? 1990. 1995. तो पेंशन प्रोग्राम था, बूढ़े लोगों के लिए था कि उनको सही पेंशन याद आ प्रोग्राम गया. दिया जाए, जिंदा रखा जाए. 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर? All of them. पीडीएस इंट्रोड्यूस करा. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम फुल फॉर्म याद हो गई है, आईसीडीएस की. मिड डे मील्स इंट्रोड्यूस करा था. ऑल ऑफ द अबव. Which of the following programs has been initiated by government as a self employment program? बोलो जी. All of the above. All of them. All of the above. बिल्कुल ठीक है जी. Divide the people into poor and non poor. क्या बोलते हैं? Poverty line. Poverty Poverty line line. डिवाइड करती है सोसाइटी को 2 भागों में. पुअर, सर. हाँ. सर जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम था, मिड डे मील उसका पार्ट नहीं था. नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है. मिड डे मील तो बाद में आया है. मिड डे मील, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब बाद के हैं. काइंड ऑफ पुअर पीपल आर, बोलो जी. डैश पुअर, द वेरी पुअर एंड पुअर. बोलो जी. Absolute. यस, एब्सोल्यूट पुअर. आगे चलते हैं जी. पुअर हु रेगुलरली मूव्स इन एंड आउट, क्या बोलते हैं इसे? चर्निंग पुअर. चर्निंग पुअर. आर द पीपल हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम. Occasionally poor. Occasionally. ओकेजनली पुअर. किसका पार्ट है? ट्रांजिएंट. किसका पार्ट है ये? Transient. ट्रांजिएंट पुअर का. इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ. Calorie. Drain. भैया अब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, कैलोरी इनटेक, क्योंकि एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा. पॉवर्टी लाइन फॉर ए रूरल पर्सन. बोलो जी. Determine the- 2400. रूरल में 2400 कैलोरी की बात हो रही है. पॉवर्टी लाइन फॉर अर्बन. बोलो जी. कौन 2100. 2100 कैलोरी. अब ये खर्चे की बात हो रही है. पॉवर्टी लाइन मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. बोलो जी. अर्बन एरिया में क्या? 816,000. 1000. और गांव में 816. हजार. प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, क्या बोलते हैं इसे? Head count ratio. फार्मूला याद कराया था. नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. ऑफिशियल डाटा पॉवर्टी इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक. कौन? Planning Planning Commission. Commission. प्लानिंग प्लानिंग कमीशन. collect the data poverty in National India. NSSO. 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 NSSO has been launched provide the employment to educated unemployment youth. Prime Prime Minister Minister प्राइम Rozgar मिनिस्टर Yojana. रोजगार योजना 1 लाख रुपए का कर्जा दिया गया और अप टू द एज ऑफ 35 years. नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इज ए Wage Age employment. employment. वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना प्रोवाइड द लोन अप 1 टू lakh. रुपीज 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh अंडर माइक्रो यूनिट्स. 10 lakh. अरे पहले तो मुद्रा बैंक की फुल फॉर्म याद कर लो. Micro. माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा. इसका काम था माइक्रो एंटरप्राइजेस को कितना कर्जा देना? अप टू द 10 लाख. अप टू 10 लाख. अगले चैप्टर पर आ गए. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. Machinery. Machine. तो भैया ह्यूमन कैपिटल में मशीन नहीं आ सकता. नॉन लिविंग करेक्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? Import of machine. इंपोर्ट ऑफ मशीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ह्यूमन कैपिटल? All of the above. All of it. All of the above. Which of the following is included in human capital? Expenditure on building, expenditure on machinery, expenditure on adult education. Human capital नहीं है जी. All of the above. आगे बोलो जी. सेंसस 2011 ओवरऑल लिटरेसी रेट 74. 74%. Which of the following regulate the education system up to senior secondary? And NCERT. NCR. NCERT की फुल फॉर्म बोलो.
नेशनल नेशनल काउंसिल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आईसीएमआर की फुल फॉर्म बोलो। हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एआईसीटीई की फुल फॉर्म बोलो। और इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी। हायर एजुकेशन को कंट्रोल करता है। चलते हैं आगे। इन विच ईयर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पास? 2009। मीनिंग याद कर लिया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन द एज 6 to ग्रुप ऑफ 14 6 to 14 ईयर्स। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का फंक्शन जल्दी से बताएं। सी सी पार्ट। ऑप्शन सी पार्ट कहाँ है? हे भगवान। सर डीटी। डी रेगुलेट हायर एजुकेशन। रेगुलेट हायर एजुकेशन। सी क्यों नहीं है? अरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीबीएसई का काम है तो। हे भगवान, सीबीएसई। सीबीएसई की फुल फॉर्म भी बोल दो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ बोर्ड सेकेंडरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगले क्वेश्चन पे चले गए। डाटा भी आपके लिए बना रखा है। सरकार बजट में मेंशन करती है कि हम एजुकेशन में कितना खर्च करेंगे। जीडीपी का 4.13% अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ योर बुक। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 15.7%। तो बताओ यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कितना था अकॉर्डिंग टू योर बुक्स? 4 से 5% ऑफ जीडीपी। Which of the following is the indicator of educational achievement in a country? Adult of them. literacy level। All of them. बताया था बचपन में 15 से 60 साल के बीच के लोग कितने एजुकेटेड हैं? मेल में 81, फीमेल में 63। प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट बिटवीन द 6 to 14 ईयर्स, मेल में 94, फीमेल में 99 याद कराया था। यूथ लिटरेसी रेट बिटवीन द 15 to 24, मेल 92%, फीमेल 87%। डाटा याद होना चाहिए। या फिलहाल ये सभी इंडिकेटर है एजुकेशनल अचीवमेंट के। ऑल द अबव। भैया स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द नेशन एट ए पर्टिकुलर Human पॉइंट ऑफ टाइम, ह्यूमन कैपिटल। और इसकी डेवलपमेंट हो जाए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। विच ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? बोलो जी। ऑल ऑफ Great. द All of the above. सारे अपने याद करें प्रॉब्लम के नाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? सेविंग्स। सेविंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉब्लम इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया? ऑल ऑफ द ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ रहा है आदमी काम की तलाश में, इसे माइग्रेशन बोलते हैं बच्चों। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। लेकिन एक कंट्री से, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में चला जाए, ये लिमिटेशन है इन द नेम ऑफ ब्रेन ड्रेन। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का टेन्योर 1985 से 1990 था। नहीं, कौन सा 5 ईयर प्लान है ये? 1985 से 1990, जिसका टारगेट ह्यूमन कैपिटल था। Eighth. सेवंथ 5 ईयर प्लान 1985 से 1990, जिसका टारगेट ह्यूमन कैपिटल को प्रमोट करने का था। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया बच्चों? 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या लिखा गया? ऑप्शन ए फ्री एंड कंपल्सरी। भैया हाँ यही आ रहा है जी ऑप्शन। बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। बोलो जी कौन सा कैपिटल रेफर टू? ह्यूमन कैपिटल। अगला बताओ कौन सी ट्रेनिंग? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब। आगे बोलो रेफर्स द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द डिफरेंट एरियाज ऑफ कंट्री, सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट Migration. अपॉर्चुनिटीज। ये माइग्रेशन है। लेकिन ब्रेन ड्रेन। डेवलपिंग इकोनॉमी से Brain डेवलप्ड drain. कंट्री में शिफ्ट हो जाओ, ये ब्रेन ड्रेन है। लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एज ग्रुप Enrollment एनरोलिंग rate. देमसेल्फ, क्या बोलते हैं इसे? एनरोल एनरोलमेंट रेशियो। एबिलिटी टू रीड एंड राइट नोन एज लिटरेसी। लिटरेसी। बोलो जी ह्यूमन कैपिटल ट्रीट द ह्यूमन बीइंग एज ए मींस टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल। अगला बताओ एजुकेशन टेक द मेजर शेयर टू टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर इन इंडिया। एलिमेंट्री। एलिमेंट। बोलो जी। एलिमेंट्री। एक बच्चे ने कुछ पूछा था, समझा दो। कौन सा वाला जी? 8th। भैया हमारे देश में भारत सरकार सबसे ज्यादा पैसा एजुकेशन पे जो लगाती है वो एलिमेंट्री एजुकेशन है। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है अप टू 8th क्लास। अभी अभी आपने सुना भारत सरकार ने 2009 में कानून बना दिया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो इस कानून के तहत सरकार को सबसे ज्यादा पैसा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री के स्कूल बनाकर खर्च करना पड़ता है। तो ये 6 to 14 ईयर्स ये एलिमेंट्री एजुकेशन है, जिसको हम आसान भाषा में प्राइमरी एजुकेशन भी बोलते हैं। सरकार ने कानून बना दिया तो सबसे ज्यादा खर्चा इसी पर होगा, एलिमेंट्री एजुकेशन। ये क्लियर हो गया बच्चे? यस एक्ट मेक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन द एज ऑफ Right to education. राइट टू एजुकेशन।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड लेविंग कितना टैक्स? 3%. अरे 3% में 2% खर्च होता है Elementary. एलिमेंट्री एजुकेशन पर और 1% खर्च होता है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन पर. टोटल 3% एजुकेशन से है. आगे चलेंगे. रेवेन्यू फ्रॉम एजुकेशन से स्पेंड ऑन एलिमेंट ज्यादा एलिमेंट्री पर होता है, तो ऑप्शन यहाँ मोर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्री है. हायर पर होता है सिर्फ 1%. सेंसस 2011 ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है? 69. वैसे तो इसकी ऑप्शन करें तो 69. आपने डाटा याद कर रखा है. एट प्रेजेंट कितना है? 74%. 70 फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अगर इसकी बात करें तो 66. 66. और 2020 की बात करें तो ओवरऑल लिटरेसी रेट 74%. अरे आईसीएमआर की फुल फॉर्म बता दो. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हेल्थ सेक्टर को कंट्रोल करता है. रूरल डेवलपमेंट आखिरी चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का. नॉट द की एलिमेंट ऑफ एक्शन प्लान फॉर रूरल डेवलपमेंट. बोलो जी. Entertainment. एंटरटेनमेंट. which of the following is not the institutional source of rural credit? सर एक बार पीछे कर हमने दीजिए. रूरल है जी. सर एक बार पीछे कर दीजिए. पीछे वाले क्वेश्चन पर चले गए. वो कह रहा है रूरल एरिया में डेवलपमेंट करनी है, तो कौन सा एलिमेंट गलत है? एंटरटेनमेंट गलत है. रूरल बैंकिंग को प्रमोट करो, मार्केटिंग को प्रमोट करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करो. क्लियर है बच्चे? यस सर, थैंक यू. वो कहता है रूरल क्रेडिट के लिए इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पढ़े थे आपने. कौन सा इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है? कमीशन एजेंट. बाकी सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं. याद करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद माइक्रो फाइनेंस? याद आ रहा होगा सबको. सेल्फ हेल्प ग्रुप. तन्वा की फुल फॉर्म कौन बताएगा? तमिलनाडु Tamil Nadu Women in Agriculture. तकावी क्या था? मीनिंग कौन बोलेगा? लोन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू पुअर फार्मर्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक फ्लड एक्सेट्रा. एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन रूरल क्रेडिट. नबार्ड. एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताओ. 82 गड़बड़ क्यों हो रही है भैया? 1982. 2 फुल फॉर्म याद कर लो. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने का एपेक्स इंस्टीट्यूशन. आगे चलते हैं. गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड था. 1991 to 2000. पहले आप हॉर्टिकल्चर याद कर लो. हॉर्टिकल्चर क्या था? रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, प्लांटेशन क्रॉप्स एक्सेट्रा. और यहाँ पर इस सेक्टर में प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए सरकार ने गोल्डन रेवोल्यूशन चलाया बिटवीन द 1991 टू 2003. ये डाटा एक बच्चा ऑफलाइन क्लास में पूछ रहा है हॉर्टिकल्चर हिंदुस्तान में कितने परसेंट. ये आपकी बुक में डाटा लिखा हुआ है, वो याद करना पड़ेगा. हाँ, अप्रोक्सीमेट 16%. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी. मेरी अरे एमएसपी फार्मर्स के बेनिफिट के लिए अब तो इसके बारे में पता है आपको. सरकार ने कानून वापस ले लिया है. जो नए वाले 3 कृषि कानून थे, एमएसपी पर कानून बनाने की बात हो रही है. ऑपरेशन फ्लड बोले तो मिल्क रेवोल्यूशन. आपने याद करिए इसके फादर और आर्किटेक्ट कौन थे? डॉक्टर वर्गीयस कुरियन. किससे रिलेटेड है? डेयरी फार्मिंग. डेयरी फार्मिंग का मीनिंग बता दें. involves breeding, raising, Rearing, and utilization of dairy animals for various caring of dairy farm animals for the Milk and Of milk milk and related products. आगे चलते हैं जी. गोल्डन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद हॉर्टिकल्चर. मीनिंग याद दिला दिया आपने. अरे एनिमल हस्बेंड्री बोलो. रेफर्स टू ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स. फिशरीज बोलो. fish animals. फिशरीज का मीनिंग बोलो बच्चों. कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स. आगे चलते हैं. नॉट द एक्टिविटी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग. अरे Organic. हिंदुस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसमें पैकेजिंग, ग्रेडिंग, स्टोरिंग ये सब आता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका पार्ट नहीं है. Which of the following is the non-institutional source of credit in rural area? बोलो जी. All of the above. All the above. All of the above. Which of the following is the institutional source of rural credit? नबार्ड. NABARD. अभी बताया. फुल फॉर्म एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1982. Sir, all of the above. सर पर और सारे भी तो थे. हाँ ये हाँ यहाँ पर आंसर नबार्ड नहीं है जी, सारे ही हैं. बिल्कुल ठीक है जी. ऑल द अबव आएगा, सारे हैं. Which of the following is non-farm area of employment? All of the above. All the above. All of them. Which of the following is the apex body? NABARD. ये NABARD. नबार्ड. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1982. Gujarat. Gujarat गुजरात.
गुजरात अरे कंपनी का नाम बता दो, गुजरात की कंपनी। GCMMF. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। एमएसपी मींस क्या होता है? एमएसपी Minimum support price farmer. फार्मर्स। farmers. स्टेट एफिशिएंट गुजरात, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव गुजरात। फार्मिंग डिस्कार्ड द यूज ऑफ Organic. केमिकल फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक। MSP is fixed by the government to safeguard the interest of Farmhouse. Farmers. system whereby the milk produced pool their milk. Operation Flood. Patient club. Operation flood. Finance is the credit scheme expend. Pro. बोलो जी। Micro. Micro. Microfinance. Microfinance. Apex Nabard. institution. Nabard. Nabard. About. Marketing help the farmer to sell their output. Cooperative. Cooperative. Cooperative marketing scheme of microfinance. Self-help group. Group. Self-help group. Price is the minimum Minimum guarantee support. price. Minimum support Minimum support. price. Involve cultivating fruits. Horticulture. Involve catching, processing and selling of aquatic. Fisheries. Involve breeding, rearing and caring of Animal farm animals. Animal husbandry. Stock of food Buffer through stock. direct purchase from farmers. Stock. अरे सरकार खरीद रही है, क्या बोला इसका? Buffer stock. Buffer stock. stock implies the shift of labor force from crop farming to non-crop farming. Diversification. Diversification. कौन सा रेवोल्यूशन Golden एसोसिएटेड विद revolution. हॉर्टिकल्चर? Golden. टाइम जोन 1991 से 2003। 3. कौन सी फार्मिंग इज एनवायरमेंटल Organic फ्रेंडली? farming. Organic. ऑब्टेन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। Easier. Easier. इजियर। Easier. और इस तरह से रिवीजन हो गई। बस तैयारी अच्छे से कर लो जी। कुल मिला के आप सबसे